Welcome to IAS Marathon, and guys, here we are with a new lesson and new case. This is the case number 4th. Okay, so ये हमारा केस नंबर 4 है, जिसके अंदर हम देखेंगे बेरुबारी यूनियन वर्सेस अननोन 1960 का केस है। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। आपको इससे जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके स्टार्टिंग के कुछ आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट पावर, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, इंडियन पार्लियामेंट और उसके बीच की क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, इसके बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेरुबारी यूनियन की, ठीक है, इस वाले केस की। लेकिन गाइज, अगर आपने पहले आपको बता दूं मैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि ये वाला जो चैनल है वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा। ये मेरी आपसे गारंटी है। हर चीज़ फ्री में अवेलेबल कराई जाएगी आपको IAS मैराथन की तरफ से, ठीक है। और ये हमारा एम है बेसिकली। वी हैव नो अदर मोटिव अदर देन दिस। ओके, सो यस, स्टार्ट करते हैं बेरुबारी यूनियन वर्सेस अननोन। देखो, सबसे पहली बात तो बहुत ही बेसिक चीज़ बातें बताता हूँ मैं आपको। क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडियन टेरिटरी को किसी और कंट्री को दे सकती है क्या अंडर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, पहली बात तो ये। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ओके, what is the second question? The second question is the preamble of the constitution is the part of the Indian constitution itself? क्या preamble part है क्या आपका constitution का? तो ये भी इसके अंदर क्लेरिफाई किया इन्होंने। देखा आपने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का यही सबसे अच्छा तरीका है कि वो एक टॉपिक को ना लेकर के एक होलसम में देखता है किसी टॉपिक को, ठीक है। तो मैक्रो इशू बना करके सुप्रीम कोर्ट देखता है। अभी भी ये हुआ है कि जब सबरीमाला की रिव्यू पिटीशन डली तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लार्जर बेंच को दे दिया कि हम जो अदर इश्यूज है रिलेटेड टू द वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्पैरिटी, उसको हम लार्जर इशू की तरह देखेंगे, बड़ी बेंच देखेगी उसको, ठीक है। तो हमारी जुडिशरी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट जुडिशरी, हायर जुडिशरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यस, तो बात करते हैं यहाँ पर। तो पहला बात तो ये, बेरुबारी यूनियन केस में आपको बताऊँ प्रियम्बल को क्या कहा गया। यस, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये किस तरीके से हम इसको प्रूव कर देंगे आगे, ठीक है। बस बने रहो और देखते रहो इसको, ठीक है। यस यस, अब देखो इंट्रोडक्शन ये है कि इस वाले केस में इंडिया एंड पाकिस्तान दो पार्टीज हैं, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान दो पार्टी हैं इसके अंदर, और इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ द टेरिटरीज की बात हो रही है। किनके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान, एज पर नेहरू नून एग्रीमेंट। यस, नेहरू नून एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब नेहरू नून जो पैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, वो भी इसी की वजह से हुआ है, इसी के लिए हुआ था बेसिकली, ठीक है। अब आपको एक बात बताता हूँ, बहुत छोटा सा बात है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, आपको पता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में, ठीक। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में। अब यहाँ पर बाउंड्री बनाई गई भैया। आपको मैं बता दूं, मैंने इसमें काफ़ी सारी रिसर्च की, काफ़ी सारा पढ़ा है। देखो, मैंने इसके अंदर बिपिन चंद्रपाल, द एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, उसके अलावा BL फाड़िया, बहुत डिटेल में BL फाड़िया में तो दे रखा है। उसके अलावा रामचंद्र गुहा सर, इनके बारे में आपको एक बात बताता हूँ। मैं इस बुक में एक बात की थी कि जो 1947 का एक्ट आया ना, इसमें क्या किया, बाद में एक बाउंड्री कमीशन लेकर के आए हम, ठीक है। ये जो ब्रिटिश है जिसको बोला गया अवार्ड, ठीक है, रेडक्लिफ वाला था। इसमें सर साइरिल रेडक्लिफ को बनाया गया, ठीक है, हेड, और इन्होंने कहा गया कि आप जो है वो बाउंड्री खींचोगे किनके बीच में? इंडिया पाकिस्तान के बीच में। अब आपको पता है कि इंडिया बीच में है, इधर वेस्ट पाकिस्तान है, इधर ईस्ट पाकिस्तान है, और बांग्लादेश नहीं बना अभी। 1960 की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। यस, अब बात करते हैं यहाँ पर। देखो, अब बाउंड्री कमीशन बना, ठीक है, गवर्नर जनरल ने अपॉइंट किया। तो इसमें जो बेसिकली सर जो साइरिल रेडक्लिफ था, उनको कोई नॉलेज नहीं थी, प्री एग्जिस्टिंग कोई नॉलेज नहीं थी इंडिया की, ना इंडिया के कल्चर की, ना लैंग्वेज की, ना बाउंड्री की। वो बेसिकली एज ओल्ड जो मैप्स अवेलेबल थे, ये मैं बुक्स में से बता रहा हूँ, ये जो जितनी बुक्स मैंने स्टडी की उसके बारे में बता रहा हूँ, जितनी भी एज ओल्ड बुक्स थी, एज ओल्ड मैप्स थे, उनके बारे में बेसिकली वहाँ से सोर्स लिया है प्रेजेंट टाइम का, यानी कि 1947 में जो लाइनें खींची इन्होंने, बाउंड्री बनाई, उसका, ठीक है। उसके अलावा कोई नॉलेज नहीं थी इनको, ठीक है। फिजिकली जाकर के इन्होंने वहाँ पर बाउंड्री नहीं बनाई, एक ही है सबसे बड़ा, ठीक है। और कल्चरल डिस्पैरिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी को बिल्कुल भी इन्होंने जो है महत्व नहीं दिया उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सब इन बुक्स के अंदर लिखा गया और बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से लिखा हुआ है। और एक और बात देखो, सर साइरिल रेडक्लिफ को बेसिकली दी गई थी 1 हफ्ते की, 1 वीक की डेडलाइन। तो इसके अंदर इन्होंने इसको खत्म करके जाना था। इनका मोटिव था ही नहीं बेसिकली बॉर्डर खींचना अच्छा था, ठीक है। इनको बस अपना वर्क करके जाना था। सिचुएशन जो है इस तरीके से और भी खराब हो गई, फिर रायट्स होते हैं, फिर आपको सबको बताया क्या बात है वो, ठीक है, लेकर के आऊँगा कभी कोर्स के लिए। यस, बात करते हैं बाउंड्री डिस्प्यूट जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में था, बहुत ही इरोनियस डिपिक्शन किया गया है ना मैप्स का, रेडक्लिफ अवार्ड में, बहुत ही खतरनाक, बहुत बेकार, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और फिरोज खान नून, याद रखना फिरोज खान नून मिलते हैं, ठीक है। 1958 में एग्रीमेंट होता है जिसको हम नेहरू नून बोलते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही जो है बाद में इन्होंने डिवीजन किया गया। देखो, बात यह हुई कि एक बेसिकली जगह थी बेरुबारी यूनियन नंबर 12, ठीक है। बस याद रखो कि जगह का नाम है, ठीक है। इसको बेसिकली अवॉर्ड किया नहीं गया था, ठीक है। उस टाइम पे पाकिस्तान ने इसको क्लेम कर दिया, इंडिया ने क्लेम कर दिया बाउंड्री। फिर उस टाइम पे क्या हुआ,
एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, ठीक है। एनक्लेव्स, एनक्लेव्स क्या होते हैं बेसिकली? अगर हम एनक्लेव्स की बात करें तो एक सेकेंड देखो, यहाँ पर हमने बात करी पहले तो बेरूबारी यूनियन नंबर 12, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स का मतलब होता है जो विदेशी अंतर क्षेत्रीय रीजन होता है, यानी कि हमारा कोई रीजन अगर विदेश में अगर या फिर दूसरी बाउंड्री के उधर है तो ये एनक्लेव है आपका, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरीके से इनका एक्सचेंज किया गया, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बाउंड्रीज थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें ये कहा गया कि दोनों कंट्रीज के बीच में ये समझौता हुआ नेहरू नून में। इसके अलावा जो बेसिकली बेरूबारी यूनियन था उसको बेसिकली डिवाइड किया गया और इसमें बांट लिया गया, ठीक है। अब एनक्लेव्स फॉर एनक्लेव्स विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ टेरिटोरियल लॉस और गेन, यानी कि ये बेसिकली इन्होंने ग्राउंड रखा था कि नो लॉस ऑफ टेरिटरी और नो गेन, ठीक है। इन्होंने ये बात कही थी इसके अंदर। अब ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन है बेसिकली, ठीक है, इतना सिंपल है तो, है ना। अभी तक हमको पता होगा कि ईस्ट पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। और इस टाइम पे लगभग यहाँ पर 10,000 से 12,000 लोग रहते थे, ठीक है। लगभग 8.75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। आपको इतना स्क्वायर मील का इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि ये एक डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। अब उस टाइम में काफ़ी लोग इससे बहुत ज़्यादा उदास हो चुके थे, ठीक है, बहुत सारे डिसअपॉइंटेड हो चुके थे। तो उन्होंने बहुत सारी रिट पिटीशन डाली गई, ठीक है, PIL डाली गई, है ना, उस टाइम पे पिटीशन डाली गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर इसको हियर किया गया, ठीक है। सो बात करते हैं, तो लीगल इश्यूज से बात करते हैं। लीगल इश्यूज से आपको काफ़ी समझ में आएगा। लीगल इश्यूज से देखो, यहाँ पर बात ये हुई, पहली बात ये है, इन्होंने ये कहा कि मतलब कि क्या पार्लियामेंट को पावर है, आई मीन जो सुनो, वेदर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट इन रिलेशन टू द बेरूबारी यूनियन और एक्सचेंज ऑफ क्लेव रिक्वायर्ड इन लेजिस्लेटिव एक्शन, क्या लॉ ऑफ द पार्लियामेंट की जरूरत है हमको यहाँ पर, क्या लेजिस्लेटिव एक्शन की हमको जरूरत है, ठीक है, ये बात कही। जो किसके अंदर होगा, अंदर आर्टिकल 3, ठीक है, अंदर आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या है, देखो ध्यान से सुनना, अंदर आर्टिकल 3 का मतलब है, इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा है कि डील्स, जो ये डील करता है जो न्यू स्टेट्स बनेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, न्यू स्टेट्स बनेंगे, ठीक है, और जो अल्टरेशन किया जाएगा स्टेट्स के अंदर वो किया जाएगा, ठीक है, बाउंड्रीज को अल्टर किया जाएगा, नेम्स चेंज किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आई थी इसके अंदर, ठीक है। तो बात के 3 बात याद रखना, आर्टिकल 3 के अंदर नए स्टेट बनाए जाएंगे, स्टेट्स के अंदर तोड़ करके अल्टरेशन की जाएगी बाउंड्रीज के अंदर, ठीक है। तीसरा नेम्स चेंज किए जाएंगे, हो गया, ये आर्टिकल 3 के अंदर है। इसके अंदर ये था, ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा किया जा सकता है एरिया, ठीक है, स्टेट का कम किया जा सकता है, ठीक है, बाउंड्रीज अल्टर किया जाता है कि नेम अल्टर किया जा सकता है, बस। तो ये था इसके अंदर। दूसरी बात ये है, क्या और क्या इसके अंदर जो क्या हमको अमेंडमेंट लेकर के आना पड़ेगा, क्या लोई से काम हो जाएगा या फिर क्या अमेंडमेंट लेकर के आना पड़ेगा, ये बात आई सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये एक लीगल इशू था। सेकेंड, देयर वाज अ चांस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ द एनक्लेव्स एंड डिवीजन ऑफ द बेरूबारी यूनियन। ये जो क्वेश्चन किया गया कोर्ट्स में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है इन्वॉल्व अवॉइडेबल एंड प्रोटेक्टेड लिटिगेशन, ठीक है, ये ऐसा कहा गया कि बहुत ही अवॉइडेबल जो है प्रोटेक्टेड लिटिगेशन इस टाइम पे इनको माना गया। अब भैया सुप्रीम कोर्ट के पास बातें गई और प्रेसिडेंट के पास बातें गई। प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 143, जो क्या होता है अंडर आर्टिकल 143 क्या है, हाँ, ये बेसिकली जो हमारा प्रेसिडेंट है उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कंसल्ट कर सके सुप्रीम कोर्ट के जज से, कंसल्ट कर सके सुप्रीम कोर्ट के जज से, बेसिकली डिस्क्रिशनरी पावर है इन रिलेशन टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कोई भी अगर लीगल बेसिकली अगर प्रेसिडेंट को बेसिकली क्या चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो वो कहाँ से लाएगा, सुप्रीम कोर्ट से। ये अंदर आर्टिकल 143 के अंदर मेंशन है, ठीक है। अब इन एनी लेजिस्लेटिव एक्शन देयर इज अ नेसेसरी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द बेरूबारी यूनियन। अब ये क्वेश्चन आया इनके आगे, देखो इसमें ये था, पहले तो मैंने आपको बताया क्या ये सिर्फ लॉ से हो जाएगा, क्या फिर इसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा, या फिर क्या हमें दोनों ही करने पड़ेंगे, या फिर कोई सप्लीमेंट्री चीज़ है इसके लिए। देखो इन्होंने कहा इज अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट रिलेटेबल टू द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सफिशिएंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है, ये तो ठीक है एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि जो एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स हम करेंगे उसके लिए तो आप लेजिस्लेटिव एक्शन जरूरी है, मतलब लेजिस्लेटिव एक्शन से हो जाएगा आपका काम। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 368 के अंदर लेकर के आएंगे, ठीक है, वो नेसेसरी है इस चीज के लिए, ठीक है, या तो इन एडिशन में या फिर एज एन अल्टरनेटिव, ठीक है। तो ये कहा इन्होंने, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था, इन्होंने कहा जो है जरूरी है, ठीक है, अमेंडमेंट जरूरी है, ये बात याद रखना। यस, अब नेक्स्ट चीज़ है आर्ग्यूमेंट्स क्या है। देखो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया ने बोला कि ये जो एग्रीमेंट किया है ना, ये बस एक रिकॉग्निशन दिया है हमने, ठीक है, एक रिकॉग्निशन है बाउंड्री को, ठीक है, जो कि बेसिकली अनफिक्स्ड था, इनको हमने फिक्स्ड किया, ठीक है, ये मेरे लिए रिकॉग्निशन है बाउंड्री का, एंड इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू बाउंड्री। हमने कोई न्यू बाउंड्री बनाई नहीं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं वहाँ की इंडिया की गवर्नमेंट उस टाइम की, ठीक है, और यहाँ पर कोई अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्री नहीं हुई है, ठीक है। सॉरी इन्होंने क्या कहा
कि ये कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है बाउंड्री का और दी अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्री नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि ये जस्ट अ सेटलमेंट है, इट्स जस्ट अ बाउंड्री सेटलमेंट एंड इज नॉट एलियनेशन और ससेशन ऑफ अ टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि ये सिर्फ एक जो है कि क्या है आपका, इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूशन, हमारी बाउंड्री नहीं दे रहे हैं किसी को, ना सिसीड करने का मौका दे रहे हैं, है ना, कोई एलियनेशन नहीं हो रहा है हमारी बाउंड्री का, बस ये सेटलमेंट है, ये बोला गवर्नमेंट ने, ठीक है भैया। अब देखो, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि अकॉर्डिंग टू दी जो बेसिकली क्या है, जो अवार्ड आया था बाउंड्री कमीशन का, अगर उसके अंदर हम इस तरीके की बाउंड्री देती है वो तो ससेशन नहीं होता है वो, ठीक है, इट इज़ अ मोड ऑफ सेटलिंग बाउंड्री, ठीक है। इन्होंने बाउंड्री कमीशन का यहाँ पर क्या दिया, दिलासा दिया, बाउंड्री कमीशन को बेस बना करके इन्होंने ये किया, हो गया। अब यहाँ पर जो बेसिकली फिर गवर्नमेंट ने कह दिया अल्टीमेटली कि कोई लेजिस्लेटिव एक्शन की जरूरत नहीं है, नो लेजिस्लेटिव एक्शन इज नीडेड, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये बोल दिया, ठीक है, इस तरीके की एक्सचेंज करने के लिए एनक्लेव्स को, या फिर जो है बेरोबारी यूनियन का सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है भैया। अब राइवल देखो, राइवल क्या कहते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम है मिस्टर चटर्जी, ठीक है। अब मिस्टर चटर्जी इन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट को कोई पावर है ही नहीं कि इंडिया की टेरिटरी को सीड करा सके, ठीक है, इंडिया की टेरिटरी को सीड करा सके कोई दूसरे की कंट्री में, फॉरेन कंट्री को, ठीक है, फॉरेन स्टेट को, सॉरी, आइदर बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट। इन्होंने कहा ना तो आप अमेंडमेंट करके ला सकते हो ना लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू ला सकते हो, तो ये याद रखो आप, है ना। तो ये इनका काउंटर आर्ग्यूमेंट था। सो अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने ये कहा, द ओनली ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव अ रेफरेंस इज दैट द एग्रीमेंट इज वॉइड एंड कैन नॉट बी मेड इफेक्टिव इवन बाय लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हम ये मानेंगे कि आपका सुप्रीम कोर्ट को ये मानना चाहिए कि ये जो बेसिकली एग्रीमेंट है वो वॉइड है और इफेक्टिव नहीं किया जा सकता लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू, हो गया। अब देखना इनके जो ये आर्ग्यूमेंट है वो किन पे बेस्ड है, ठीक है, देखना ध्यान सुनना। अब यहाँ पर से पार्लियामेंट की जो बेसिकली क्या है, पार्लियामेंट का सॉरी प्रियम्बल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इन्होंने कहा कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमको अलाउ नहीं करता, यस। इन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एंटायर टेरिटरी जो है पार्लियामेंट की रीच से बाहर है, याद रखना, एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द पार्लियामेंट एंड कैन नॉट बी अफेक्टेड आइदर बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन और इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो पहली बहुत ही अच्छा इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, हो गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 13C, आर्टिकल 13C, पहला मैंने क्या बताया पार्लियामेंट, दूसरा है प्रियम्बल, सॉरी, सेकंड है आपका आर्टिकल 13C, ठीक है, आर्टिकल 13C। इसमें क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप पहले तो ये समझो आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 13C, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 1 है, 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। सेकंड है आर्टिकल 1 क्या है, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, ये फर्स्ट शेड्यूल के बारे में बताता है। तीसरा, दिस इज द मेन, ठीक है, इसके बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये था कि टेरिटरी में क्या क्या आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा आगे वाले केसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो पूछूंगा मैं यार गाइस, है ना, पूछूंगा मैं, प्लीज़, है ना, मुझे ये वाली उम्मीद मुझे आपसे है कि आप मुझे बताओगे कि आर्टिकल 13 के अंदर क्या है, 3 सेक्शन है, A, B एंड C, और C की बातें में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो A में तो ये है जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में, जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी टेरिटरी वो हमारे स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं, हमारी इंडिया की टेरिटरी में आते हैं। दूसरा, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जो यूटीज़ हैं, वो सारी हो गया, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है यहाँ पर, ठीक। सी है जितनी भी टेरिटरीज जो इंडिया ने एक्वायर की हो, जो स्टेट ने एक्वायर की हो, याद रखना एक्वायर की गई हो, ठीक है, हमने ली गई हो कोई से बाहर वाली स्टेट से। अब सुनना ध्यान से, क्या आया जजमेंट सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिर्फ जजमेंट ही है, याद रखना, जजमेंट ही है आपके लिए जो सबसे कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट आपके सामने लेकर के आ रहा है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो जजमेंट देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये कहा, सुप्रीम कोर्ट कॉन्क्लूडेड दैट जो पार्टीज इसके अंदर एग्री किए, देखो इन्होंने क्या किया, हाफ हम जमीन ले लेंगे, ठीक है, इसमें क्लेम किया पाकिस्तान ने, अब यहाँ पे क्या हम हाफ जमीन ले लेंगे, ठीक है। जितना भी इसके नेहरू नून में एग्रीमेंट हुआ, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया गया अवार्ड का डिटरमाइन करने के लिए इस एक्ट को, ठीक है, इस वाले जो एग्रीमेंट को। अभी ऊपर क्या कहा था मैंने आपसे, अभी ऊपर मैंने कहा था आपसे कि जो नेहरू नून है उन्होंने क्या कहा है कि बाउंड्री कमीशन, बेसिकली बाउंड्री कमीशन को बेस बना करके उन्होंने ये किया है एक्ट, और ये क्या है, फिर गवर्नमेंट ने कहा था कि जो है ये बेसिकली कोई लेजिस्लेशन नीड नहीं है, क्यों कहा था उन्होंने, बाउंड्री कमीशन के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको उड़ा दिया, पहली बात तो ये उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा क्या उड़ाया, देखो, अब देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एग्री विद द कंटेंशन दैट एग्रीमेंट इज नो मोर देन द सर्टेन एंड डेलिनेशन ऑफ द बाउंड्री इन द लाइट ऑफ द अवार्ड, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, मैंने आपको बता दिया कि अवार्ड को अगर आप बेस बनाकर कर रहे हो तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। दूसरा इन्होंने कहा, देखो सुनना,
इन्होंने पहली बात तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्यों हुआ, ये क्यों कहा इन्होंने, ये इसलिए कहा इन्होंने, अभी मैंने कहा मिस्टर चटर्जी ने क्या कहा कि प्रियम्बल में लिखा गया, प्रियम्बल में लिखा गया और ये वो मैंने आपको सब बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी देखो प्रियम्बल आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और मिस्टर चटर्जी का ये जो राइवल कंटेंशन है ये नो मेरिट का है, कोई मेरिट नहीं है इसके अंदर, तो ये वाला इसने उड़ा दिया, ये गया डस्टबिन में। ठीक है, तो दो चीज़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डस्टबिन में डाल दी। हो गया, ठीक है। आर्टिकल 130 की बात करते हैं, ये रहा आर्टिकल 130 की हमने आर्ग्यूमेंट में बात करी थी, मिस्टर चटर्जी ने दिया था। इन्होंने कहा था इट आर्टिकल 130 इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा डज नॉट कन्फर पावर और अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू अक्वायर टेरिटरी। ठीक है, अभी मैंने आर्टिकल 3 में क्या कहा था, इंडिया ने जो टेरिटरी अक्वायर की गई है, अब इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत मजेदार चीजें और बहुत इंटरेस्टिंग है ना, कॉन्सेप्चुअल है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है ना। इट ओनली मेक्स प्रोविजन फॉर द अब्जॉर्प्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ अ फॉरेन टेरिटरी। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल 130 है ना, ये इसके अंदर जितनी भी टेरिटरी इंडिया ने एक्वायर की, उसके अंदर एक्वायर में क्या आ रहा है, जो हमने बेसिकली पहली तो हमने क्या करा, जो बेसिकली क्या अब्जॉर्प्शन, ठीक, एक तो हमने अब्जॉर्प्शन किया, दूसरा हमने इंटीग्रेशन किया दूसरी बाउंड्रीज को। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने क्या क्या अक्वायर किया या फिर किसी बाउंड्री को बेसिकली क्या किया एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अंदर लेकर के आए, नहीं, ये अगेंस्ट है। ठीक है, ये बेसिकली परसुएंस में ही नहीं है, पॉलिटिकल जो फिलोसफी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिटिकल फिलोसफी उसके अकॉर्डिंग नहीं है ये। ठीक है, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 130, इसका सही इंटरप्रिटेशन इन्होंने किया। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने की जो आर्टिकल 368 है, ये बेसिकली पावर ऑफ द पार्लियामेंट है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या कहा, बहुत इंटरेस्टिंग बात देखो, इन्होंने कहा कि ये जो आपकी ये जो आर्टिकल 368 के अंदर पावर टू अमेंड है ना, उसके अंदर आर्टिकल 1 भी आप अमेंड कर सकते हो, आर्टिकल 1 भी आप अमेंड कर सकते हो, जिसके अंदर ये बात क्लियर हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है यानी कि अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी इस चीज़ को करने के लिए, लेकिन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ केस। यस, देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ लेजिस्लेशन तो यहाँ पर जरूरी है, देयर आर सम लेजिस्लेशंस विच इज रिक्वायर्ड टू डू इट। क्यों, देखो इन्होंने कहा कि अगर आप अपनी बाउंड्री कोई को दे रहे हो, बेसिकली हमारी थी वो बाउंड्री, अगर हमने अपनी बाउंड्री को दिया यानी कि सोवरेनिटी को हमने किसी को दे दिया, अपनी सोवरेनिटी को हमने एट्रीब्यूट किया बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने अपनी सोवरेनिटी का भी पार्ट सीड कर दिया इस तरीके से। तो इन्होंने कहा कि ये जो बेसिकली सोवरेनिटी का पार्ट है, ये वाला जो हमने ट्रांसफ़र किया, बेसिकली ये इन फेवर ऑफ द अनदर, कुछ लेजिस्लेशन हमको इसके लिए ज़रूरी है, हमको देना ही पड़ेगा। यस, और आपको पता है इस टाइम पे जो बेसिक डॉक्ट्राइन थी, है ना, वो भी नहीं आई थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ठीक है, तो यहाँ पर से बनता जा रहा है, देखते रहो, ध्यान से देखते जाओ, बनता जा रहा है वो। ठीक है, केशवानंद भारती केस में डिस्कस करेंगे, मजा आएगा आपको बहुत। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया, आर्टिकल 3 के लिए इन्होंने कहा कि डज नॉट रिफर टू द यूनियन टेरिटरी। अभी मैंने आपसे क्या कहा था, आर्टिकल 1.3 के अंदर कौन, आर्टिकल 1.3 के अंदर टेरिटरी इंडिया की, उसके अंदर कौन कौन आते हैं, टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूटी, और जो आपका एक्वायर की गई। लेकिन इन्होंने कहा गया कि आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 3 के जो अंदर जो इन्होंने मेंशन किया, उसके अंदर आपका यूनियन टेरिटरीज नहीं आती है। आर्टिकल 3 डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज, और ये आपकी यूनियन टेरिटरी थी उस टाइम पे। ठीक है, ये कहा इन्होंने। तो आपको इसके लिए, जब आपकी ये यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो इसके लिए आपको चाहिए आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट। ठीक है, तो इन्होंने कहा कोई लेजिस्लेटिव एक्शन तो चाहिए आपको बेसिकली ये जो 368 पावर इस्तेमाल करने के लिए, और आपको अमेंडमेंट करने के लिए, क्योंकि यूटी नहीं है आपकी, है ना, तो मतलब ये सॉरी यूटी के ऊपर इंक्लूड नहीं है, अंडर आर्टिकल 3 के अंदर यूटी आपकी इंक्लूड नहीं है, ये इन्होंने बोला। ठीक है, अब पार्लियामेंट इसके अंदर लॉ बना सकती है अंदर आर्टिकल 3 के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यूटी के लिए इनको लाना पड़ेगा अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। हो गया। अब एग्रीमेंट अमाउंट्स टू द सेसेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये तो इन्होंने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया ये बात कि ये जो है वो सेसेशन ही है इंडिया की टेरिटरी का, सेसेशन ही है ऑफ अ पार्ट टू अ टेरिटरी ऑफ इंडिया इन फेवर ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली आर्टिकल 1 को क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, आर्टिकल 1 में चेंज करने पड़ेंगे उसके प्रोविजन में। ठीक है, और इसके साथ ही फर्स्ट शेड्यूल में भी होगा, फर्स्ट शेड्यूल। ठीक, इतना सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो इन्होंने कहा कि देखो ये ऐसा है कि आर्टिकल 368 के अंदर चुपचाप से क्या करो चलो मजाक, तो अमेंडमेंट लेकर के आओ। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 3 मेन आंसर दिए, यहाँ पर 3 मेन क्वेश्चन के आंसर दिए। पहला क्वेश्चन, ये जो लेजिस्लेटिव एक्शन नेसेसरी है आपको बेरूबारी यूनियन की सेटलमेंट के लिए, पहला तो ये। दूसरा ये है कि जो लॉ ऑफ द पार्लियामेंट है अंदर आर्टिकल 3, कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी इनकम्पिटेंट एंड अ लॉ रिलेटेबल टू द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉम्पिटेंट एंड नेसेसरी। अमेंडमेंट भी लेकर के आना पड़ेगा अंदर आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक है, तीसरा, फॉर एक्सचेंज ऑफ द एनक्लेव्स
तो फॉर एक्सचेंज ऑफ द एनक्लेव्स देयर शुड बी सेम प्रोसीजर टू बी फॉलोड, यानी कि इन्होंने ये कहा, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया इन्होंने क्या कहा, पहला क्या था कि लेजिस्लेटिव एक्शन चाहिए, दूसरा अमेंडमेंट चाहिए, तीसरा आपका ये जो बेसिकली जो बेरोबारी यूनियन के लिए कर रहे हो ना, वही आप एनक्लेव्स के लिए भी करोगे, ठीक है, मैंने बताया अलग अलग है, ठीक है, एनक्लेव्स के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा क्योंकि वो भी इंडिया की टेरिटरी है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस देखो इसकी, ठीक है, इंपॉर्टेंस शायद मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको इम्पैक्ट के अंदर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंस, ये है कि प्रियम्बल आपका पार्ट नहीं है, दूसरी बात, पहली बात तो ये कि प्रियम्बल आपका पार्ट नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी बात कि जो पार्लियामेंट की पावर है अमेंड करने की आर्टिकल 1 को, वो है अंडर आर्टिकल 368, और अगर आपको ससेशन करना है, ठीक है, इंडिया की टेरिटरी को किसी को देना है आपको, तो बेसिकली आप बात करोगे अंडर आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करके। इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ये हुआ सर कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए 1960 में, 1960 में 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, और इसने क्या किया, इट गिव इफेक्ट टू द नेहरू नून एग्रीमेंट, सिर्फ इस एग्रीमेंट को इफेक्ट में लाने के इन्होंने अमेंडमेंट लेकर के आए। अब बेरोबारी यूनियन जो है इसने डिवाइड की एनक्लेव्स को, है ना, मतलब बेरोबारी यूनियन को तो बेसिक केस ने बेरोबारी यूनियन को डिवाइड किया और एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ टेरिटोरियल लॉस और गेन। अल्टीमेटली बात वही जाकर के हुई जो यूनियन ऑफ इंडिया ने स्टार्टिंग में क्लेम किया था कि कोई बेसिकली कंसिडरेशन ऑफ टेरिटोरियल लॉस और गेन नहीं है, और बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इन्होंने इसको जस्टिफिकेशन दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिल गई इसको, ठीक है। तो ये था आपका ये वाला बेरोबारी यूनियन केस। बताओ आपको कैसा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक करें, हमारे एफर्ट्स को शेयर करें और सपोर्ट करें प्लीज़, है ना। एंड गाइस मिलते हैं अगले लेसन में, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत मजा आएगा इस वाले केस में, इस वाले बेसिकली स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, मैं अगले लेसन में इसको सही कर दूंगा। आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, 1967 का केस है, लाइन टू लाइन चल रहे हैं, बहुत जल्दी 2020 में भी आ जाएंगे, और जितना भी केसेस कर रहे हैं यहाँ पर अभी तक, और हमारे आंसर भी किस तरीके से होगा उसके लिए आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल में आपको अवेलेबल करा दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब और शेयर कर दो प्लीज़ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, ओके, और सब्सक्राइब कर देना, 1 सेकंड लगता है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, PDF के लिए और स्क्रीन ले सकते हो आप, ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।